औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके प्रोग्राम बनाया था और नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स भी बताया था कि नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो आज भी हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिख देते हैं, हैश इंक्लूड ग्रेटर देन लेस देन साइन ओपन स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और यहाँ हीडर का मतलब है एच का मतलब है हीडर। और यहाँ में मेन स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन, ये मैंने सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिख दी है। और अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा और जो भी प्रोग्राम मुझे बनाना होगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनाऊँगा। जैसा कि आपको याद रहे कि मैं नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो नेस्टेड फॉर लूप में दो फॉर लूप यूज़ होते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लेता हूँ और उसमें बल्कि मैं जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि दो फॉर लूप है तो दो फॉर लूप के लिए दो वेरिएबल हमें चाहिए होंगे। तो मैं इंट कीवर्ड यूज़ करके मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, एक ए वेरिएबल ले लेता हूँ और सेकंड में बी वेरिएबल ले लेता हूँ। ये जो ए वेरिएबल है ये मेरे लिए ये आउटर लूप के लिए है और ये इनर लूप के लिए है। जिसको आउटर और इनर लूप के बारे में नहीं मालूम वो मेरी पिछली वीडियो देख ले, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आउटर लूप इनर लूप क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि नेस्टेड फॉर लूप में दो लूप यूज़ होते हैं, दो फॉर लूप यूज़ होते हैं। जो फर्स्ट फॉर लूप होता है उसे आउटर लूप कहते हैं और जो सेकंड फॉर लूप होता है उसे इनर लूप कहते हैं। तो आउटर लूप के लिए मैंने ए वेरिएबल ले लिया और इनर लूप के लिए मैंने बी वेरिएबल ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा, बल्कि मैं अब फॉर लूप को यूज़ करूँगा। मैंने फॉर लिखा और यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर लूप के बारे में मालूम होना चाहिए कि फॉर लिख के हम स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करके फॉर के अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं जो हमने वेरिएबल लिया है उस लूप के लिए। और फिर जहाँ से वो लूप स्टार्ट करना वो नंबर लिखते हैं, हमने 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद सेमीकोलन डाल के आप जो है कंडीशन लिखते हैं। मैं यहाँ कंडीशन लिखता हूँ a लेस देन इज़ इक्वल टू 4। और 4 लिखने के बाद मैं यहाँ सेमीकोलन डाल के इंक्रीमेंट करता हूँ ए में, ए की मैंने जहाँ से लूप स्टार्ट किया वहाँ से वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो मैं इंक्रीमेंट का साइन डाल दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आके कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ और जैसा कि नेस्टेड फॉर लूप के सेंटेंस के मुताबिक एक फॉर लूप के अंदर आउटर फॉर लूप के अंदर इनर फॉर लूप आता है। और जो फॉर लूप पहले फॉर लूप के अंदर आता है उसे हम इनर फॉर लूप इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक फॉर लूप के अंदर आता है। वो फॉर लूप जो किसी फॉर लूप के अंदर आए, इनसाइड आए इनर, तो उसको इनर फॉर लूप कहते हैं। जो मैं अभी लिख रहा हूँ जिसके बारे में फॉर लूप के बारे में लिख रहा हूँ वो इनर फॉर लूप है। तो इनर फॉर लूप में भी इसी तरह जो मैंने वेरिएबल लिया है इनर फॉर लूप के लिए बी, तो इनर फॉर लूप के लिए जो मैंने वेरिएबल लिया है बी उसको मैं लिख दूँगा। और यहाँ पे मैं उसी तरह जहाँ से मैंने इनर फॉर लूप स्टार्ट करना है जिस नंबर से वो नंबर लिख दिया।
फिर मैंने सेमी कॉलम डाला और सेमी कॉलम डालने के बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँगा। कंडीशन में लिखता हूँ बी लेस देन इज़ इक्वल टू 4। और हमेशा आप याद रखना कि नेस्टेड फॉर लूप में जो कंडीशन आप आउटर लूप के लिए लिखोगे वही कंडीशन आप इनर लूप के लिए भी लिखोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ आउटर लूप के लिए कंडीशन लिखी थी ए लेस देन इज इक्वल टू 4, तो इनर लूप के लिए मैंने यही कंडीशन लिखी बी लेस देन इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा सेमी कॉलम डाल के यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा बी प्लस प्लस और यहाँ पे मैं सेमी कॉलम डाल दूँगा। अब मैं क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले मैं प्रिंट एफ को यूज़ करता हूँ। पहले स्मॉल कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, इनर फॉर लूप के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता हूँ, सिंटैक्स को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ यूज़ करके स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करके यहाँ पे मैं वो वैल्यू लिखूँगा जो मैंने प्रिंट करानी है आउटपुट में। तो आउटपुट में मैंने क्या प्रिंट कराना है, मैंने जो है स्टार प्रिंट कराना है। तो यहाँ मैंने स्टार लिख दिया। स्टार लिखने के बाद दोस्तों यहाँ मैं सेमी कॉलम डाल के प्रिंट एफ को क्लोज़ करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आउटर फॉर लूप हमारे लिए किस लिए यूज़ होता है, हमें लाइंस बताता है कि कितनी लाइंस आपकी प्रिंट होगी आउटपुट में, 2 लाइंस 3 लाइंस, नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी आपकी प्रिंट होंगी। तो इसमें हम ये बताते हैं। तो ये किस तरह पर चलता है, ये कंडीशन के ज़रिए पर चलता है। कंडीशन अगर हमने 4 रखी है, ए लेस देन इज इक्वल टू 4 रखी है, तो हमारे आउटपुट में 4 लाइंस प्रिंट होगी। और इसी तरह जो इनर लूप है वो हमें वैल्यू बताता है कि कितनी वैल्यूज़ आपके आउटपुट में प्रिंट होंगी। तो कितनी वैल्यूज़ आपके आउटपुट में प्रिंट होगी ये हमें इनर लूप बताता है। इनर लूप हमें वैल्यूज़ के बारे में बताता है, बल्कि इनर लूप हमें ये भी बताता है कि हर लाइन में कितनी कितनी वैल्यूज़ प्रिंट होगी, हर लाइन में कितनी कितनी वैल्यूज़ प्रिंट होगी, ये हमें इनर लूप बताता है। तो हाँ, यहाँ हमने वैल्यू जो ली है वो स्टार ली है, तो ये इनर लूप हमें ये बताएगा कि हर लाइन में स्टार कितने प्रिंट होंगे, हर लाइन में स्टार कितने प्रिंट होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट एफ यूज़ करता हूँ, न्यू लाइन के लिए कि जब मेरा इनर लूप मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर दोबारा से न्यू लाइन में मेरा आउटर लूप आए और फिर से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए। तो मैं न्यू लाइन के मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ और न्यू लाइन के लिए ब्लैक स्लैश एन यूज़ करता हूँ कि जब मेरा एक इनर लूप कंप्लीट एक बार चल जाए, यानी कि जब मेरा इनर लूप की कंडीशन फ़ाल्स हो जाए, कंप्लीट तौर पे चल जाए और फ़ाल्स हो जाए, तो फिर न्यू लाइन से मेरा दोबारा लूप स्टार्ट हो। इसलिए मैंने ये न्यू लाइन के लिए ये प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट डबल कोटेशन में बैक स्लैश एन लिखा है। ये बैक स्लैश एन है, फॉरवर्ड स्लैश एन नहीं है। मैं इसको बैक स्लैश एन कर देता हूँ, मैंने फॉरवर्ड स्लैश एन लिखा था। तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलम डाल देता हूँ। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। आउटपुट के बारे में देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। किसी भी मेरे नाम से आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ ASR के नाम से सेव कर देता हूँ या नेस्टेड फॉर लूप के नाम से सेव कर देता हूँ। नेस्टेड फॉर लूप के नाम से पहले भी सेव है, तो मैं नेस्टेड फॉर लूप 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया है और ये देखो मेरे पास यहाँ पे 4 स्टार्स आ गए। अब फ्रेंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है और वो मिस्टेक हमने ये की है कि यहाँ पे हमेशा याद रखना कि फॉर लूप में जब भी आप 4 लिख के स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करोगे क्लोज़ करोगे तो एंड में ये सेमी कॉलम नहीं आएगा।
ये सेमी कॉलम एंड में नहीं आएगा। तो इस सेमी कॉलम को मैं रिमूव करता हूँ और अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। ये इसको कंपाइल सही नहीं हो रहा, मैं न्यू पेज पे इसको कंपाइल कराता हूँ। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके, कंट्रोल सी कॉपी करके, कंट्रोल एन से न्यू फाइल पे जाके, कंट्रोल वी से पेस्ट करके अब मैं इसको रन कराता हूँ। कोई भी नाम दे देता हूँ। अब देखें, ये देखें फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 लाइंस कि हमें आउटर फॉर लूप क्या बताता है, नंबर ऑफ़ लाइंस बताता है कितनी लाइंस आउटपुट में प्रिंट होंगी। तो हमारी कितनी लाइंस आउटपुट में प्रिंट हुई, 4 लाइंस हमारी आउटपुट में प्रिंट हुई, 1 2 3 एंड 4। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि इनर फॉर लूप हमें क्या बताता है, इनर फॉर लूप हमें बताता है कि हर लाइन में कितनी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, और वो वैल्यू क्या हमने लिए, स्टार लिए। तो हर लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट हो गए ये इनर लूप हमें बताता है। तो इनर लूप के ज़रिए हमें ये पता चल गया कि हर लाइन में कितने स्टार प्रिंट होंगे। हर लाइन में 4 स्टार प्रिंट होंगे, हर लाइन में 4 स्टार प्रिंट होंगे। अब ये लूप किस तरह एग्जीक्यूट करता है, नेस्टेड फॉर लूप किस तरह एग्जीक्यूट करता है, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ी देर में हम इसको समझते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि यही मैंने प्रोग्राम बनाया था। यही प्रोग्राम बना के मैंने जो है वो रन कराया था डेव C++ पे। तो अब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह होती है उसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, यानी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किस तरह करता है, इस प्रोग्राम में लूप एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो होता है ये हमारे पास ये होता है आउटर लूप, इसे हम आउटर लूप कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये जो होता है इसको हम इनर लूप कहते हैं, इनर लूप, इसको हम इनर लूप कहते हैं। तो एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है। अब सबसे पहले जो लूप स्टार्ट होता है वो आउटर लूप स्टार्ट होता है। आउटर लूप कहाँ से स्टार्ट होता है, आउटर लूप यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आउटर लूप स्टार्ट होगा। और आउटर लूप में जो हमने नंबर दिया है, यानी जो वेरिएबल लिया आउटर लूप के लिए वो ए है, ए वेरिएबल लिया है। और हमने इस और लूप को जिस नंबर से स्टार्ट करना है वो नंबर हमने यहाँ लिख दिया, a = 1, यानी हमने लूप को 1 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले कंडीशन की तरफ जाएगा, स्टार्ट यहीं से होगा, कंडीशन की तरफ जाएगा और आउटर लूप की कंडीशन को देखेगा कि जो आउटर लूप की कंडीशन है क्या वो उस नंबर को सेटिस्फाई कर रही है जो नंबर हमने जिस नंबर से हमने लूप को स्टार्ट किया, यानी 1 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेटिस्फाई कर रही है, जो हमने 1 लिया है वो 1 लेस देन है 4 से, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद क्या होगा कि ये लूप यहाँ से इसके बाद यहाँ इनर लूप की तरफ जाएगा, और इनर लूप में जो वेरिएबल है हमारे पास, हमने जो वेरिएबल लिया था वो b था। तो इनर लूप में जो b वेरिएबल है, b में जो हमने नंबर रखा है जिससे हमने इनर लूप को स्टार्ट करना है वो हमारे पास है 1। तो 1 से ये इनर लूप स्टार्ट होगा और यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो हमने नंबर लिया है जिससे हमने लूप स्टार्ट किया है, जिससे हमने इनर लूप स्टार्ट किया है, क्या वो नंबर, जिस नंबर से हमने इनर लूप स्टार्ट किया है, क्या वो नंबर जो है वो
इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन को वो नंबर सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 1 जो है वो 4 से लेस देन है, तो ये इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि फिर जो है हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट यानी एक स्टार प्रिंट हो जाएगा जब b=1 जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा इनर लूप की कंडीशन से। तो फिर ये जो स्टार, एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा, और एक स्टार प्रिंट होने के बाद फिर दोबारा से ये इंक्रीमेंट होगा, इनर लूप में इंक्रीमेंट होगा। और फिर क्या होगा कि ये जो b की वैल्यू है ये 2 हो जाएगी, यानी पहले b=1 था, उसमें इंक्रीमेंट हुआ तो b=2 हो जाएगा। b= इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा और b जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। और जब b 2 के इक्वल हो जाएगा तो फिर दोबारा से कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि क्या जो है हमारे जो हमने नंबर जो इंक्रीमेंट हुआ है b की वैल्यू में, यानी b 2 के इक्वल हो गया है, पहले 1 था उसमें इंक्रीमेंट हुआ और वो 2 के इक्वल हो गया है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये नंबर को ये कंडीशन इनर लूप की सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ देखेंगे जो इंक्रीमेंट हुआ और नंबर 2 आया, वो नंबर 2 जो है वो लेस देन है 4 से, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ से ये दोबारा स्टार की तरफ जाएगा और इस स्टार को एक बार दोबारा प्रिंट करेगा। या इस तरह होगा, पहले एक स्टार प्रिंट होगा, इसी तरह जब b=2 होगा, तो फिर क्या होगा कि b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, b=1 था तो ये इस पे इंक्रीमेंट होगा तो b=2 हो जाएगा। जब ये 2 हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, तो इस नंबर को इनर लूप की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि ये नंबर जो है वो कंडीशन के मुताबिक है या नहीं है। तो ये नंबर जो है वो 4 से लेस देन है, 2 जो है वो 4 से लेस देन है, तो कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। तो फिर क्या होगा, ये एक और स्टार यहाँ प्रिंट हो जाएगा, एक और स्टार यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से इस पर इंक्रीमेंट होगा, यानी इस तरह ये लूप चलता जाएगा, फिर दोबारा से इसमें इंक्रीमेंट होगा और b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। b की वैल्यू यहाँ 2 हो गई थी, अब b की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। पहले 2 हो गई थी, अब 3 हो जाएगी। b की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। जब b की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि क्योंकि b की वैल्यू 2 थी, उसमें इंक्रीमेंट हुआ तो b की वैल्यू 3 हो गई। जब b की वैल्यू 3 हो गई तो फिर क्या होगा कि दोबारा से कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी कि क्या ये नंबर जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो यहाँ देखें 3 लेस देन 4 है, जो b की वैल्यू 2 थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ और b की वैल्यू 3 हो गई, तो वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को कि यानी 3 जो है वो 4 से लेस देन है। जब 4 से वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगी कंडीशन को और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप रुक जाएगा जब b की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन हो जाएगी। अब b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो b की वैल्यू जो है 3 है वो 3 4 से लेस देन है। तो जब 4 से लेस देन है तो फिर क्या होगा कि ये एक और स्टार यहाँ प्रिंट हो जाएगा, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और b की वैल्यू अब 4 हो जाएगी। पहले 3 थी तो अब b की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब b की वैल्यू 4 हो जाएगी
तो उसके बाद कंडीशन में देखा जाएगा कि क्या कि ये कंडीशन को ट्रू रख रही है, फॉल्स कर देती है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही। जो इंक्रीमेंट हुआ है बी की वैल्यू में वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो बी की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ और 4 आया, वो 4 इज इक्वल टू है 4 के, 4 यहाँ 4 इज इक्वल टू 4 है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर एक और स्टार यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि दोबारा इंक्रीमेंट की तरफ लूप जाएगा। जब दोबारा इंक्रीमेंट की तरफ लूप जाएगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और जब बी की वैल्यू 5 हो जाएगी तो लूप तो ये जो बी की वैल्यू 5 हुई है ये कंडीशन को फॉल्स कर देगी, क्योंकि 5 जो है वो ना तो लेस देन है 4 के और ना ही 4 के इक्वल है, तो ये कंडीशन को फॉल्स कर देगी और ये इनर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी इनर लूप चलना बंद हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि न्यू लाइन की तरफ मूव करेगा। ये हमने यहाँ हमने न्यू लाइन की तरफ मूव करेगा, यानी ये न्यू लाइन की तरफ मतलब कि दोबारा से आउटर लूप की तरफ चला जाएगा और न्यू लाइन आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ ये फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई है और एक और न्यू लाइन आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी और उस न्यू लाइन में फिर ये आउटर लूप की तरफ चला जाएगा। यहाँ से ये दोबारा ये आउटर लूप की तरफ चला जाएगा, यहाँ से ये दोबारा आउटर लूप की तरफ चला जाएगा और फिर दोबारा वही प्रोसेस होगा और फिर दोबारा से 4 स्टार यहाँ प्रिंट हो जाएंगे सेकंड लाइन में। न्यू लाइन में अलग से, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट एफ यूज़ किया न्यू लाइन के लिए, तो न्यू लाइन में फिर दोबारा से वही प्रोसेस होगा और न्यू लाइन में जो है 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और हमेशा याद रखना, जब तक इनर लूप की वैल्यू जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब उस वक़्त तक आउटर लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होता। आउटर लूप की वैल्यू ए इक्वल टू 1 दे, इसमें इंक्रीमेंट तब तक नहीं होगा, ये ए इक्वल टू 2 उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आउटर लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा इस तरीके से भी आपको बता देता हूँ और इजीली आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये इस तरीके से होगा कि जब ए की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू यानी इनर लूप जो है वो 1 से लेके 4 तक चलेगा और 4 तक चलेगा। और ए की वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया था कि आउटर लूप जो है वो नंबर ऑफ़ लाइंस को आउटपुट में प्रिंट कराता है, तो ए इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि फर्स्ट लाइन आएगी और फर्स्ट लाइन में आउटपुट में 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ये आप देख भी चुके हो प्रोग्राम में, देख भी चुके हो। इसी तरह जब ए इज इक्वल टू 2 होगा तो फिर बी दोबारा से सेकंड लाइन में आउटपुट में सेकंड लाइन में जो इनर लूप है वो फिर 1 से लेके 4 तक 1 से लेके 4 तक वो जो है वो चलेगा और फिर दोबारा सेकंड लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह जब ए इज इक्वल टू 3 होगा तो फिर जो है इनर लूप जो है वो 1 से लेके 4 तक चलेगा और फिर हमारी थर्ड लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह जब ए इज इक्वल टू 4 होगा और फिर दोबारा से इनर लूप की जो बी वेरिएबल है वो 1 से लेके 4 तक चलेगा और हमारे यहाँ 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आउटर लूप जब ए इज इक्वल टू 5 होगा तो आउटर लूप की कंडीशन क्या है, हमने आउटर लूप की कंडीशन क्या दी है, जब आउटर लूप ए इज इक्वल टू 5 होगा तो आउटर लूप की हमने यहाँ कंडीशन क्या दी है, ए लेस देन इज इक्वल टू 4। क्या कंडीशन दी है दोस्तों, यहाँ हमने कंडीशन दी है ए लेस देन इज इक्वल टू 4। तो ए लेस देन इज इक्वल टू 4 जो है वो जब ए 4 के इक्वल हो जाएगा, जब ये ए 4 के इक्वल हो जाएगा, जब ये ए
यानी जब ए जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 4 नहीं सॉरी, जब ए 5 के इक्वल हो जाएगा, जब ए 5 के इक्वल हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो है वो 5 जो है वो ना तो लेस देन है 4 के और ना ही इक्वल है 4 के। तो यह लूप जब ये आउटर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, आउटर लूप चलना बंद हो जाएगा। जब आउटर लूप चलना बंद हो जाएगा तो इनर लूप नहीं चलेगा, और फिर क्या होगा, ये क्या होगा कि डायरेक्ट जो है एरर आ जाएगा और प्रोग्राम रन नहीं करेगा, यानी लूप चलेगा ही नहीं। जब आउटर लूप की कंडीशन जब दोस्तों a इज़ टू 5 हो जाएगा, यानी कि जब आउटर लूप का जो वेरिएबल है a, ये a वेरिएबल जब 5 के इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो आउटर लूप की कंडीशन है ये फ़ाल्स हो जाएगी। और जब आउटर लूप की कंडीशन फ़ाल्स हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि आउटर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी आउटर लूप चलना बंद हो जाएगा। जब आउटर लूप चलना बंद हो जाएगा तो फिर प्रोग्राम फिर इनर लूप नहीं चलेगा, और ये जो प्रोग्राम है ये एंड हो जाएगा और आउटपुट ये आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बात बताई वो बात यहाँ लिखी हुई है। a is equal to 5, the condition of the outer loop will be false and program will not run, and program will be closed, and program will be closed। तो जो कंडीशन है आउटर लूप की वो फॉल्स हो जाएगी। द कंडीशन ऑफ आउटर लूप विल बी फॉल्स एंड प्रोग्राम विल बी विल नॉट रन, बल्कि यहाँ पे आएगा एंड प्रोग्राम एंड program will be ended, प्रोग्राम एंड हो जाएगा एंड प्रोग्राम विल बी एंडेड। यहाँ आप इस तरह कह सकते हो, एंड execution of loop execution of loop and execution of loop execution of loop will be ended। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है द कंडीशन ऑफ आउटर लूप विल बी फॉल्स एंड एक्सिक्यूशन ऑफ लूप विल बी एंडेड, यानी लूप चलना बंद हो जाएगा, इनर और आउटर लूप दोनों चलना बंद हो जाएगा, और हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि हम किस तरह नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम बना सकते हैं, और नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम में लूप किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं,
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।